बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस निज़ाम को इमरान खान साहब को गिराए हुए लगभग 4 साल हो गए और उन्हें जेल में डाले हुए 1000 दिन से ज़्यादा हो गए। इन 1000 दिनों में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया या पाकिस्तान किस तरफ गया? हकीकत की नज़र से आप देखें तो पाकिस्तान को मिला क्या? इमरान खान के गिराने वालों को क्या मिला? जनरल बाजवा का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। वो तो एक्सटेंशन के चक्कर में थे कि मैं और एक्सटेंशन ले लूँगा, मेरा ख़ानदान और अजीम हो जाएगा और ज़रा हमारी मौजें लग जाएंगी। तो जनरल बाजवा का तो बेड़ा गर्क हुआ, वो अपने टाइम पे रिटायर हो गए। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। जनरल फैज़ हमीद के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। बिलाखिर जनरल नदीम अंजुम को भी घर जाना पड़ा। आसिम मुनीर साहब को भी एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? इमरान खान को गिराने के बाद या उनको हटाने के बाद या 1000 दिन तक उन्हें जेल में रखकर इन्होंने हासिल क्या किया? फौज और अवाम के बीच में फासला बढ़ गया। यानी फौज के साथ पाकिस्तानी लोगों का एक रोमांस था और एक लोगों को यह लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से पाकिस्तान के लिए फैसले करती है। लेकिन अब लोगों को पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स पाकिस्तान से पहले अपने लिए फैसला करते हैं। ख़ास तौर पे वो जो फैसले करने के लिए बंद कमरों में बैठते हैं। उन्हें अपनी एक्सटेंशन, अपनी नौकरी, अपनी मुराद वो शायद ज़्यादा अजीज़ होती है। शायद क्या, यकीनी तौर पे ऐसा ही है। फिर मुल्क में नफ़रत की एक लहर ने जन्म लिया। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी नफ़रत फैल चुकी है कभी हमने नहीं देखी। यानी कत्लेआम हुआ, बार बार तहरीक लब्बैक के लोगों को कत्लेआम किया गया। पहले उन्हें बनाया गया, फिर उन्हें मारा गया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का बार बार कत्लेआम किया गया। फिर 9 मई की आड़ के अंदर 1 लाख से ज़ायद घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा गया, उनकी बेहुरमती की गई, बच्चों पे तशद्दुद किया गया, बेशुमार हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया। लोगों के माँ बाप मर गए, उन्हें जनाजे नहीं पढ़ने दिए गए। लोगों के रिश्तेदार मर गए, उन्हें जनाजों पे नहीं आने दिया गया। और ज़िद सिर्फ एक थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके लिए सब ठीक हो गया और जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा उनके पल्ले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा। तो मुल्क में नफरत की एक लहर ने जन्म लिया और एक घुटन और मायूसी पूरे पाकिस्तान में फैल गई जो अब तक जारी है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में ख्वाब बनकर रह गया। बार बार कोशिश की गई। DGISPR आया, उसने स्टेटमेंट दिया कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिरी और नई हुकूमत आई, डॉलर का रेट बेहतर हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है। लेकिन वो एक स्टेटमेंट ही था। उसके बाद से लेकर अब तक हम लगातार गोते खा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत ज़मीन बोस हो गई। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर चली गई। बेरोज़गारी और गुर्बत के रिकॉर्ड टूट गए। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार कम हो गई और कौमी पैदावार में लगातार कमी होना शुरू हो गई। यानी कॉटन हम पैदा करते थे, आज पहले से कम पैदा करते हैं। बाकी इजनास भी पहले से कम पैदा करते हैं। हमारी कौमी पैदावार लगातार, चाहे वो प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में हो रही है, चाहे ज़राअत में हो रही है, वो कम हुई है, बढ़ी नहीं है। इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ पाकिस्तान में की गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, उसे काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। सारी एजेंसियों और इदारों को इसी काम पे लगा दिया गया कि इमरान खान से जुड़े लोगों को तबाह बर्बाद कर दो। कोई नैरेटिव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं आना चाहिए। और एजेंसियां वो काम करना शुरू हो गई जो काम इस शिद्दत से उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। और इसके असरात आपको आने वाले सालों में नजर आएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल बुरी तरह खराब हो गई क्योंकि तवज्जो एजेंसियों की किसी और तरफ थी। जमहूरी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ये पाकिस्तान का हर आदमी कहता है। बल्कि जो हुकूमत में मौजूद वज़रा हैं वो कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम, एक दोगला निज़ाम है जिसमें जमहूरियत का अमल दखल नहीं है। ये दोगला निज़ाम है। पाकिस्तान में जर्नैल मुल्क को चला रहे हैं और हम सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अपने मुंह से कहते हैं वो। तो हाइब्रिड निज़ाम के नाम पर सिविलियन इदारों का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री ऑफिसर्स के पास जाना शुरू हो गया। और अब लगभग ज़्यादातर इंतज़ाम उनके पास है जिन लोगों को इन इदारों को चलाने का किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। सरमायाकार पाकिस्तान से भाग गए और ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। हुंडी करके, किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके लोग पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर जा रहे हैं। यूरोप में बहुत पैसा गया है, बरतानिया में बहुत पैसा गया है, लोग मिडल ईस्ट के अंदर बहुत पैसा निकाल कर ले गए हैं। मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि $100 अरब पाकिस्तान से बाहर सिर्फ इन 3-4 सालों में चला गया। ये मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से बताया। असल फिगर इससे भी ज्यादा है।
तो सरमायाकार भी पाकिस्तान से भाग गए, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स बहुत बड़ी तादाद में चले गए, इंजीनियर्स बहुत बड़ी तादाद में चले गए, कारोबारी लोग, आईटी एक्सपर्ट्स जो हुनरमंद हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं। लगभग पाकिस्तान ने 40,000 अरब का कर्जा लिया इन 4 सालों में। 40,000 अरब का, इतना कर्जा पाकिस्तान जब से बना तब से लेकर अब तक लिया था। तो कर्जा लेने का भी पाकिस्तान ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 4 सालों में सब कुछ करके देख लिया। हुकूमत गिरा दी, अपनी हुकूमत बना ली, पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, ना इंसाफियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए, अदलिया और मीडिया और पार्लिमान को यरगमाल बना लिया, मगर मुल्क एक कदम भी आगे नहीं चल पाया। इमरान खान पाकिस्तानियों की जिद बन गया है। यह बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को समझ जानी चाहिए। पाकिस्तानियों की ये जिद है, यानी एस्टेब्लिशमेंट की जिद है कि इमरान खान को आने नहीं देना, और अवाम की जिद है कि हम इमरान खान को लाकर दिखाएंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही मुल्क के लोगों से लड़ाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के चंद जर्नैलों ने जो टॉप पर बैठे फैसले कर रहे हैं अपने मफाद के लिए, उन्होंने चंद सियासतदानों या खानदानों के साथ मिलकर यह जिद बना ली है कि हमने इमरान खान को नहीं आने देना, जबकि अवाम ने जिद बना ली है कि हम इमरान खान को लेकर आएंगे। अब जब तक यह मैच पड़ा रहेगा ना, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। यह है सादी सादी बात। अब आ रहे इमरान खान बाहर कैसे आएंगे। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान की फैमिली भी अब यह बात मानना शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब की पार्टी इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करने वाली। अभी ये एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं। उस्मा खानम इमरान खान की बहन है, वो एक स्पेस में बात कर रही थी। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए। मगर आप दूसरा अभी सेमिया तोड़ने का तो हमारे तक नहीं आया था। हाँ, और जहां आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमें, ये नौरीन को पता है कि इनको बड़े लोगों ने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन दी कि आपके लोगों ने ही आपकी मुलाकातें बंद कराई हैं, कि आपके लोग ही नहीं चाहते कि आप जाके मुलाकात करें और कोई इंस्ट्रक्शन है। हमें नहीं, हमें किसी ने डायरेक्टली, मगर इंफॉर्मेशन हमें ऐसे आती है। अब अल्लाह जानता है कितनी सच है, मगर हमें भी अब यही महसूस होता है। ये वो कह रही है कि अब हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि बहनों की मुलाकातें भी पार्टी के लोगों ने रुकवाई हैं। ये मैंने ना इससे पहले ये बात सुनी भी थी। एक दो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ये खबर है, और ये एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि जनाब बहनें जाती हैं तो इमरान खान साहब की तरफ से सख्त स्टेटमेंट आता है, वो आकर बाहर बता देती हैं, तो मामला वहाँ से ख़राब होता है, आप मुलाकात ही ना करवाएं। अब इमरान खान की बहन ये बात कर रही हैं कि जनाब नहीं, हमारी पार्टी हमारे खिलाफ हो गई, वो नहीं मिलवाने देते। दूसरा, पार्टी के अंदर शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं कि इमरान खान साहब को बाहर कैसे लेकर आना है। देखिए, इस वक्त कुछ लोग हैं जो चौधरी बने हुए हैं और इमरान खान साहब के आशीर्वाद से बने हुए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान के लिए हम रिलीफ हासिल करके दिखाएंगे, आप चंद महीने खामोश रहें। अब मेरे पास पक्की खबर नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में 3 लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने यह दावा किया मेरे साथ, मुझे ये खबर दी, जिनमें से 2 जर्नलिस्ट हैं, एक और मेरा सोर्स है। उन्होंने ये कहा कि अगले 4 महीने तक किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा। मैंने कहा जी क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा जी कि अचकज़ई साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी ये कह दिया है कि अभी एहतजाज से आप रुक जाएं, और इन्हें कोई यकीन दहानी करवाई गई है मुबैना तौर पे कि कोई ना कोई रिलीफ आपको मिल जाएगा। अब इस किस्म की ट्रक की बत्तियों के पीछे ना एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी दफ़ा लगाया पीटीआई को, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात होने वाली है, कुछ रास्ता निकलने वाला है, ये बार बार लगाते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे। 4 महीने वैसे भी ये लोग कोई एहतजाज कर नहीं सकते, अब तो सख्त गर्मी आने वाली है, आगे बजट आ रहा है, और इससे अच्छी अपोजिशन हुकूमत को कभी नहीं मिलेगी। आप देखिएगा, हुकूमत जैसा चाहेगी बजट पास करेगी, और ये अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकेगी, इतना सा भी कुछ नहीं कर सकेगी। पीटीआई के दिमाग में ये है कि ये कुछ ना कुछ करके कोई डील बना लेंगे। इमरान खान पे एस्टेब्लिशमेंट का जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ करके ये लोग कोई डील बना लेंगे, और उस डील के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के सामने फिलहाल अब तक जो मेरी इत्तला है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो इमरान खान साहब का एक अंदाज़ा था कि उनकी पार्टी के लोग अवाम को लीड करेंगे, अब वो तो दिखाई दे नहीं रहा। क्या अवाम खुद से निकल आएगी? देखिए, एक दिन तो पाकिस्तानियों को निकलना पड़ेगा, लेकिन क्या इमरान खान के पास उतना वक्त है कि वो इंतज़ार करें, और उनके पास उतनी सेहत है कि वो इंतज़ार करें उस वक्त का जब लोग निकलेंगे?
तो इमरान खान कोई 30 साल 40 साल का नौजवान नहीं है, गो कि वो एक फिट आदमी है, वो अपने आप को एक्सरसाइज से फिट रखते हैं, उन्होंने हमेशा अपना ख्याल रखा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गोलियां लग चुकी हैं, उनकी एक आंख तकरीबन ज़ाया हो चुकी है, लगातार कैद तन्हाई के अंदर उनको रखा जा रहा है। इसके असरात इंसान के बोलने पर, इंसान के सोचने पर पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जिनसे वो गुजर रहे हैं, ये आसान नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा लगता है किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। बड़ी तकलीफ होती है ये सोच करके एक साबिक वजीर आज़म को सिर्फ एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर बगैर किसी जुर्म के जेल के अंदर डाला हुआ है, और वो जेल काट रहा है, और कोई आदमी उसकी पार्टी में जो उसके नाम लेकर MPs MNAs बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, जिनको वजारतें मिल गई, वो उसका नाम लेकर आ गए, लेकिन आज उसके लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। पता नहीं कैसे इनकी गैरत गवारा करती है, मुझे तो समझ नहीं आती। ये बेनिफिशरी हैं सारे इमरान खान के, सारे इमरान खान के बेनिफिशरी है। इनमें से कोई भी मार खाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। औरतों ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, यानी सनम जावेद ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, यास्मीन राशिद साहिबा ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, जब तक वो बाहर थी उन्होंने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, आलिया हमजा साहिबा ने, और बहुत सारी खवातीन हैं, मैं नाम लेना भूल जाऊँ, भुट्टा साहिबा हैं, और खवातीन हैं जो रावलपिंडी में बहुत खवातीन निकलती हैं, जो इमरान खान की बहनों के साथ भी जाती हैं। तो मैं सबका नाम जिनका ना ले पाऊँ मैं मादरत चाहता हूँ, जो अंदर है बेचारी उनका मैं तस्करा कर रहा हूँ। खवातीन ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग जिनके बड़े बड़े दावे थे वो दिखाई नहीं दिए, पता ही नहीं चला गए किधर। तो डील की आस लगाई हुई है तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि शायद कोई बात बन जाए। अब नादरीन आए एक बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर जो बैनुल-अक़वामी फ्रंट से है वो ये है कि ईरान ने अपनी ताज़ा तरीन तजावीज़ का नया मुसव्वदा पाकिस्तान को दिया है कि ये अमेरिका तक पहुंचा दें। अब इससे पहले ईरान ने एक मुसव्वदा दिया था कि अमेरिका के पास ये तजावीज़ लेकर जाएं, उसको मुस्तरद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डू मोर कह रहा है कि जनाब और बेहतर डील चाहिए, मुझे मज़ीद फेस सेविंग चाहिए। अब ईरान एक लेवल से आगे तो दे नहीं सकता, लेकिन ईरान ने अच्छा ये किया कि एक और मरतबा लचक दिखाई है, और पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट भी की है कि अभी किसी किस्म का कोई हमला ना किया जाए, जंगबंदी उसको जारी रखा जाए। अमेरिका ने इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंगबंदी की हुई है, और ईरान जारहियत तो कर नहीं रहा, तो वो बैठा हुआ सुकून से, लेकिन जो नाकाबंदी हुई है वो लगातार ईरान को परेशान कर रही है, और हर गुजरते दिन के साथ ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नाकाबंदी से ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ईरान को निकालना पड़ेगा। बहरहाल इन्होंने कुछ तरामीम शुदा तजावीज़ दोबारा से पाकिस्तानी हुकूमत के ज़रिए से अमेरिका को भिजवाई हैं। अब इस पर एक मरतबा फिर अमेरिका का स्टेटमेंट आया कि ईरान की भिजवाई गई नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया। अब ट्रंप का जो अंदाज़ा है या अंदाज है बात करने का, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल फतह चाहिए, या वो इस तासुर के साथ मिड टर्म इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि उन्हें मुकम्मल फतह मिली है, या कम से कम इसराइल को वो मुतमईन करना चाहते हैं कि अब खित्ते में इसराइल के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रहा। देखिए, ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी से या ड्रोन से कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका को, वो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर ईरान ने एटमी तजर्बा कर लिया तो उसका फिर उनके पास कभी भी कोई हल नहीं होगा। फिर जितनी मर्जी ईरान पे पाबंदियां लगाएं, अल्टीमेटली इनको ईरान से बात करनी पड़ेगी, और एक वक्त आएगा कि ईरान नॉर्मल बाकी मुल्कों की तरह जिनके पास एटमी कुव्वत होने का एक सर्टिफिकेट है या जिनके पास एटमी हथियार है, उनकी तरह ईरान भी सर्वाइव करेगा। ईरान को सेंट्रल एशिया, रशिया, इवन पाकिस्तान साइड, इंडिया, ये सब ईरान से ताल्लुकात रखते हैं। आप बिल्कुल उसको बंद करके नहीं रख सकते, बहुत बड़ा मुल्क है, एक तरफ उसके तुर्की है, इराक है, ऊपर रशिया है, सेंट्रल एशिया से मिलता है, अफगानिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, और बहुत बड़ी सरहदें हैं, सामने की तरफ ओमान है, बहुत सारे खलीजी ममालिक हैं। तो ईरान कोई ऐसे तर्न वाला नहीं है जिसको आप समझें कि बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये ईरान ने तजावीज़ दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में बॉल है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही फैसला करना है कि अब क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि वो मुतमईन नहीं है। ये नहीं बताया दोनों ने कि तजावीज़ है क्या, लेकिन ईरान ने मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। तो मे बी फ्लेक्सिबिलिटी यही हो कि यूरेनियम को चंद सालों के लिए वो डील दे रहे हो कि जी इतने सालों तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपके मुआहदे के मुताबिक चलेंगे, हम ये चीज़ें तय कर लेते हैं। मे बी ईरान जो है वो इन चीज़ों पे एग्री कर गया हो। और दूसरा, आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए चाइना ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में बात की है। ईरान कहता है जी आप ये नाकाबंदी ख़त्म करें, मैं आपने हुर्मुज़ को खोल देता हूँ। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों के लिए।
लेकिन ईरान के पास आबना हुर्मुज़ का एक ऐसा पॉइंट अब हमेशा के लिए आ जाएगा कि वो जब चाहेगा ये दुखती रग को पकड़ लिया करेगा। ये बात अमेरिका को और अरब ममालिक को समझ आ गई। वो कोई इसका ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे या कोई ऐसा हल निकालेंगे कि बैनुल अक़वामी सतह पे आबना हुर्मुज़ को आइंदा कंट्रोल किया जाएगा। वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे तो ईरान भी अपने आप को मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं निकालेगा। अमेरिका ने, क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका हमला करे? तो इसके लिए जो बड़ी खबर है मैं आपको बताता हूं कि सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और पीट हेग्सेट, जो इनके वज़ीर दिफा है, और जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन केन, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिना नए मिलिट्री ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी और 3 ऑप्शंस पे गौर किया गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफिंग ली है सेंटकॉम के कमांडर से और उसके साथ वज़ीर दिफा थे, उसके बाद जो है वो जॉइंट चीफ चेयरमैन थे, और इन सब से उन्होंने ब्रीफिंग ली है और 3 ऑप्शन पे गौर किया गया। नंबर 1 ये है कि मुख्तसर मुद्दत में शदीद तरीन हमला किया जाए ईरान पे और साथ ही मुज़ाकरात करके मामला हल किया जाए ताकि फेस सेविंग हो जाए बड़े पैमाने पे। नंबर 2, आबना हुर्मुज़ पे कब्जे का एक मनसूबा पेश किया गया कि अगर इस पे कब्जा करना है पूरे तरीके से तो उसमें क्या करना पड़ेगा। नंबर 3, ईरान से अगर अफजूदा यूरेनियम उठाकर लेकर जानी है तो ज़मीनी ऑपरेशन करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ये 3 ऑप्शंस उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप के रखी गई हैं जो अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट हुई। याद रखिएगा कि 26 फरवरी को, यानी 28 फरवरी को अटैक किया था अमेरिका ने और 26 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ऐसी एक ब्रीफिंग दी गई थी हमले से 2 दिन पहले। यानी पिछली मरतबा हमले से 2 दिन पहले बिल्कुल ऐसी ही ब्रीफिंग डोनाल्ड ट्रंप ने ली थी और अब उसी नौइयत की ब्रीफिंग दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हमला करने जा रहे हैं? देखिए, हमले की सूरत में अमेरिका को सबसे पहले अपने बहरी बेड़े पीछे हटाने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पिछली मरतबा अमेरिकी अड्डों के ऊपर जो ईरान ने अटैक किया वो अमेरिका के लिए हिला देने वाली चीज़ थी, वो उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे और काफ़ी नुकसान हुआ अमेरिका का, इसराइल का भी, अरब ममालिक का भी। अब इस मरतबा ईरान ने अपने अहदाफ अलग अलग किस्म के बताए हुए हैं। ये जो बहरी बेड़े हैं ना अमेरिका के, ये बहुत कीमती हैं, अरबों डॉलर के हैं, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये समंदर की तह में चले जाएं। लिहाजा वो इन बेड़ों को पहले पीछे हटाएगा और उस जगह पे लेकर जाएगा जहां से वो ईरान की रेंज से बाहर चले जाएं। फिर वो अपनी जंगी हिकमत अमली के ऊपर अमल करेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। जैसे ये लड़ाई होगी आप देखेंगे ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, अमरीकी सदर को ना अगर वो कोई जंग शुरू कर दे तो 60 दिन के अंदर उसे कांग्रेस से मंजूरी लेनी